हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय चैनल मूव ऑफ मैथ्स। और इस चैनल के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस चैनल के थ्रू मैं आपको बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट्स एंड बहुत हार्ड कंसेप्ट्स को मैं इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और हमारा टॉपिक जो है फंक्शंस था। पिछले वीडियोस में हमने फंक्शंस के कुछ पार्ट्स तक देखा था। कुछ पार्ट्स मतलब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमने देखा। आज हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के ग्राफ के बारे में समझेंगे कि कैसे हम ड्रॉ करते हैं। कुछ बेसिक्स ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अपना पहला क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं। तो जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, क्या दिया हुआ है, बॉक्स ऑफ 2 sin x, ठीक है ना। बॉक्स ऑफ 2 sin x का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और ये कैसे ड्रॉ करेंगे ये देखते हैं। और 0 से 2 पाई में, तो सबसे पहले इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए अपने को बेसिक सा ये ग्राफ आना चाहिए sin x का। 2 sin x का हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि sin x जो है, sin x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ करता है, -1 से 1। तो अगर मैं 2 sin x की बात करूँ, 2 sin x विल बिलोंग फ्रॉम -2 से 2 तक बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो 2 sin x जो हो जाएगा ये इस तरीके से कुछ बनेगा। अपना ये बना लिया हमने, ठीक है ना। 2 sin x ये कुछ बना लेते हैं। ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 0, ठीक है ना। तो -2 से 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस प्लॉट करेंगे। यहाँ पर देखो, एक y इक्वल टू माइनस ये 2 लाइन बनाया, एक y इक्वल टू 1 लाइन बना लेंगे, एक y इक्वल टू 0 लाइन हो गया, एक y इक्वल टू -1 लाइन हो गया, एक y इक्वल टू -2 लाइन हो गया, ठीक है ना। ये हो गया अपना -1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बेसिक्स आपने को देखो, बेसिक कंसेप्ट समझना है कि इसका अगर मुझे GIF का ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर GIF का ग्राफ ड्रॉ करना है तो अपने को पता है कि जब बॉक्स के अंदर, अगर मैं बात करूं कि बॉक्स के अंदर वैल्यूज़, जैसे बॉक्स ऑफ 0.8 अगर मैं लेता हूं तो ये वैल्यूज़ क्या देगा, ये अपना 0 देता है। इसका मतलब बॉक्स के अंदर जो क्वांटिटीज़ है अगर 0 से 1 के बीच में वो वेरी कर रहा होगा तो उसकी GIF की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो थोड़ा सा ध्यान से आप केयरफुल होकर देखोगे कि ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का, ये पोर्शन अपना कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से 1 के बीच में। तो इसकी मैं GIF की अगर वैल्यूज़ लूँगा तो ये क्या बनाएगा, यहाँ से मैं ड्रॉप करूँगा। और सबसे पहली बात कि जब जहाँ भी ये इंटरसेक्ट y इक्वल टू 1 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा होगा वहाँ ये सारे चीज़ों को हम क्या करेंगे, सॉलिड लाइन बना लेंगे, सॉलिड पॉइंट्स बना लेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे ये सब बन रहा है उसे हम सॉलिड पॉइंट्स पे ऐसे मार्क आउट कर लेंगे, ठीक है ना। ये सॉलिड पॉइंट्स पे हमने मार्क आउट कर लिया, ये पॉइंट्स पे मार्क आउट कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ प्लॉट करना है। तो हमें क्या करना होगा, सिंपल सा कुछ नहीं। अब देखो 0 से 1 के बीच में ये वाली जो ग्राफ है, ये वाले ग्राफ, इस पोर्शन का जो मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा, इस पोर्शन का, इसको ऐसे कट करके ये वाला यहाँ पर ओपन हो जाएगा। समझ में आ रही है, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक में। अब मैं ऊपर पोर्शन पे आता हूँ, जैसे ही इस पॉइंट से आगे बढ़ता हूँ, इस पॉइंट से इस पोर्शन की मैं बात करूँ, इस पोर्शन की बात करूँ तो ये अपना 2 sin x जो है 1 से 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये पोर्शन का जो GIF वैल्यूज लूँगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से ये पोर्शन तक अपना 1 रहेगा। फिर जैसे ही मैं इस मिड वैल्यूज़ पे, ये वैल्यूज़ अपना क्या होता है, π/2, जैसे ही π/2 पे आता हूँ तो 2 sin x की वैल्यू जो हो जाएगी वो एग्जैक्टली 2 हो जाएगी। एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ पर ये पर्टिकुलर एग्जैक्टली 2 पे GIF की वैल्यूज 2। फिर जैसे मैं आगे प्रोसीड करता हूँ तो फिर ये पोर्शन जो है 1 से 2 के बीच में वेरी करने लग गया। तो फिर से इस पार्ट का आंसर ये क्या होगा, ग्राफ, ये प्लॉट 0 से 1 के बीच में आ जाएगा इस तरीके से। सिमिलरली ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर ये ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, ये ओपन लिख लेंगे, ये हो जाएगा। यहाँ पर फिर से ओपन आएगा, ओपन सर्कल, फिर ये सॉलिड सर्कल। फिर जैसे ही ये मूव करूँगा मैं, ये यहाँ से यहाँ तक में देखोगे आप, ये इस तरीके से बन जाएगा ये। फिर ये ओपन, ये सॉलिड। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब इस पोर्शन की बात करें तो 1 से 2 में GIF की वैल्यू ये बनेगी 0 से 1 से 2 में ये क्या बन जाएगा, GIF का वैल्यू 1 बनेगा। अब मैं यहाँ से इस पॉइंट से आगे मैं बढ़ता हूँ तो ग्राफ जो है अपना, ये ग्राफ जो पोर्शन है ये क्या आ रहा है, 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है, इसलिए GIF की वैल्यू
क्या बन गई, 0 बन गई। उससे आगे जब मैं प्रोसीड करता हूँ ये पोर्शन, तो ये अपना 0 से -1 में है, तो इसकी GIF की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर GIF की वैल्यू -1 हो जाएगी, इसीलिए ये वाला पोर्शन है। तो अगर मैं फाइनल इसका ग्राफ में प्लॉट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। देखो इसका फाइनल अगर मैं प्लॉट करूं तो ये यहाँ से 0 से ये पर्टिकुलर ये बनेगा ओपन, फिर ये कुछ ऐसा रहेगा, फिर यहाँ पर आएगा ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन सर्कल, फिर ये सॉलिड सर्कल। यहाँ पर ये कुछ वैल्यू जो π/2 पे था, ये π/2 पे ये 1 बन रहा था। फिर अपना देखो ये ओपन सर्कल हो गया, यहाँ पे ओपन सर्कल के बाद ये सॉलिड आया यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर से आके फिर ये क्या करेंगे, ओपन सर्कल, फिर ये सॉलिड बना, फिर इसके बाद ये नीचे ओपन सर्कल पे आके देखो फाइनल मैं जो ब्लैक लाइन का ड्रॉ किया हूँ उसी को मैं फिर से प्लॉट कर रहा हूँ, और ये वाला हो जाएगा सॉलिड, फिर ये आ जाएगा ओपन सर्कल, एंड फिर आगे चलते चलते ये सॉलिड हो जाएगा, ये 2π हो गया। यहाँ पर ये वैल्यूज़ पाई था, ये वैल्यूज़ यहाँ पर आके ये क्या था, यहाँ पर देखोगे ये 3π/2 था, तो ये वैल्यूज़ 3π/2। तो रेड लाइन वाला जो है ये क्या है, बॉक्स ऑफ 2 sin x का ग्राफ है। तो अपने को क्या बेसिक सा समझना था, अपने को ये समझना है कि बेसिक जो 2 sin x का था उसका मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया, उसका ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ प्लॉट करने के बाद मैंने क्या किया, इसका रेंज देखा -2 से 2, तो -2 से 2 में मैं जितने इंटीजर लाइन बन सकते हैं y = -2 बन सकता है, -1 बन सकता है, 0 बन सकता है, 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, ये सब नंबर लाइन्स को मैंने क्या किया, प्लॉट कर लिया। अब जहाँ जहाँ ये लाइन y = 1, y = 2, y = 0, y = -1, y = -2, ये जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा था वहाँ हमने क्या किया, सॉलिड सॉलिड मार्क कर दिया। सॉलिड मार्क वहीं पर करना है, और अदर स्टेप्स पे क्या करना है, अपनी जगह पे अदर जगह पे वहाँ पे फॉलो कर देना है, क्योंकि हम GIF जानते हैं कि ओपन, अगर मैं बात करूँ क्लोज 1 से ओपन 2 तक में GIF की वैल्यू क्या आती है, 1। अगर क्लोज 2 लगा दूंगा तो ये 1 भी, अगर क्लोज 1 से 2 क्लोज तक मैं बात करूँ तो क्या आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, तो ये दिक्कत होगा। इसीलिए हम क्या लेते हैं, क्लोज 1 से 2 तक में, हमने इससे पहले डेफिनेशंस में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम ग्राफ पे मूव करते हैं। दूसरा ग्राफ जो है y = x², और ये प्लॉट क्या करना है, 0 से 2 के बीच में। तो इसको हम जरा देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y = x² का देखेंगे। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ कर रहा है, 0 से 2। तो हमें पता है कि जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा x² जो बिलोंग करेगा, ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा बच्चे, ये 0 से 4 तक में बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब, और y = x² का हम बेसिक सा ग्राफ हम जानते हैं, y = x² का हम बेसिक सा ग्राफ क्या जानते हैं, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। देखो आप, ये इस तरीके से कुछ ग्राफ होगा, और 2 पे ये क्या आ रहा है, 2 पे ये 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, ये रेड लाइन मैंने क्या बताया कि यहाँ पर 0 से 4 तक में कितने नंबर, एक y = 0 लाइन बनाएंगे, फिर y = 1 लाइन बनाएंगे, फिर y = 2 लाइन बनाएंगे, फिर y = 3 लाइन बनाएंगे, फिर y = 4 लाइन बनाएंगे। अब ये क्या हुआ, ये बनाने के बाद हमने क्या बोला कि जहाँ जहाँ ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ हम सॉलिड मार्क करेंगे। ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है ना। और इसको हम ड्रॉप, ये देखो हमें पता है कि x = 1 पे जो होगा ये क्या होगा, x² की वैल्यू 1, और वो x² 2 कब देगा, जब ये √2 होगा, ठीक है ना। और ये कब होगा, जब ये √3 देगा, और ये √4, मतलब √4 मतलब 2 ही हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने को देखना है क्या कि 0 से 1 के बीच में कौन सा ग्राफ का पोर्शन आ रहा है। तो देखो 0 से 1 में ये पोर्शन आ रहा है, तो यहाँ पर हम GIF लेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से, इस सॉलिड से यहाँ तक में ये जो पोर्शन में है, ये अपने पास क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं 1 से √2 मूव करता हूँ तो अपना ग्राफ का पोर्शन देखो ये वाला है, ये ग्राफ रेड वाला पोर्शन है, ये ग्राफ रेड पोर्शन है, ये 1 से 2 में वेरी कर रहा है, तो GIF की वैल्यू 1 से 2 में 1 आएगी। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ये सॉलिड हुआ, ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। फिर जब हम आगे मूव करते हैं, √2 से √3 के बीच में मूव करेंगे तो देखो ये पोर्शन आएगा, और ये क्या है, 2 से 3 वेरी कर रहा है, और GIF की वैल्यू जो होगी यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर अपने पास GIF की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम प्लॉट करते चले जाएंगे, और ये हो जाएगा अपना इस तरीके से। तो अगर मैं फाइनल इसका प्लॉट करूँ तो फाइनल कुछ इस तरीके से बनेगा। तो वो तो हम साइमल्टेनियस बना रहे थे, अगर मैं प्लॉट करूँ यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से, ये 0 से 1 के बीच में इस तरीके से बनेगा, फिर एग्जैक्टली 1 पे ये 1 आ जाएगा, फिर ये √2 तक ऐसे चलेगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये √3 तक जाएगा, फिर ये √3 से यहाँ पर
ये 2 पे ये 4 बन जाएगा इस तरीके से। ये हो गया अपना 1, ये हो गया √2, ये हो गया √3 और ये हो जाएगा अपना √4 मीन्स 2। तो अपना फाइनल जो ग्राफ होगा 0 से 2 में GF की वैल्यू GIF ऑफ x² का ग्राफ ये हो जाएगा। आई होप इतना चीज़ें समझ में आया। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है ना। GIF के ग्राफ इसी तरीके से सिमिलैरिटीज़ जो है इसी तरीके से अपने को ग्राफ प्लॉट करना है कि ग्राफ का पोर्शन 0 से 1 में कौन सा पोर्शन आ रहा है, फिर 1 से 2 में जितने रेंज होंगे वो उतने नंबर ऑफ लाइन्स हम y इक्वल टू वो लाइन प्लॉट करेंगे, फिर आगे हम समझेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम मूव करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद आता है अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है ये समझते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का हम डिफाइन जो करते हैं ये होता है y इक्वल टू ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू, इसको जो लिखते हैं हम x माइनस बॉक्स x पे रिप्रेजेंट करते हैं, x माइनस बॉक्स x पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं वैल्यूज़ बात करूं 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो हम क्या लिखेंगे इसको इसी डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं 0.1 माइनस बॉक्स ऑफ 0.1, और हमें पता है ये 0.1 माइनस बॉक्स क्या हो जाएगा इसका 0, तो ये 0.1 ही आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं 1.8 की मैं बात करूं तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.8 क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 1.8 माइनस बॉक्स ऑफ 1.8, तो ये क्या हो जाएगा 1.8 माइनस ये फ्रैक्शनल पार्ट, ये जो GIF है ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 1.8, ये क्या हो जाएगा 1, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.8 क्या आ जाएगा 0.8। इसका साथ साथ हम ये समझेंगे, इसके साथ साथ -1 पॉइंट अगर मैं 2 लिखता हूँ इसका GIF ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन है ये क्या होगा, ये लिखेंगे क्या -1.2 माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ -1.2, हमें पता है ये हो जाएगा -1.2 माइनस, अगर ये बात करें तो ये क्या हो जाएगा बॉक्स की वैल्यूज हो जाएगी यहाँ पर -2 हो जाएगा, तो ये लिख लेंगे हम क्या प्लस का 2 हो जाएगा, -1.5 मीन्स 0.8। इससे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अपने पास कितना भी मैं वैल्यूज़ रख रहा हूँ फ्रैक्शनल पार्ट का, चाहे वो निगेटिव में रख रहा हूँ कोई भी नंबर रख रहा हूँ तो ये पॉजिटिव ही दे रहा है। एक बार मैं इंटीजर पे लगा के देखता हूँ, कोई भी इंटीजर में 4 रखता हूँ मान लो, तो ये क्या लिखेंगे 4 माइनस बॉक्स ऑफ 4, तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, मीन्स ये क्या हो गया कि किसी भी इंटीग्रल पार्ट का कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। 4 को हम क्या लिखेंगे 4.00, ये 0 क्या है 0 ही आ रहा है ना, इसका मतलब ये 0 पार्ट जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट रिप्रेजेंट करता है। और -1.2 को हम क्या लिखेंगे 2 माइनस -2 प्लस 0.8 ऐसे लिखेंगे ना। तो ये अगर मैं -1.2 को लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूँगा, क्या लिखूँगा 2 माइनस का 2 प्लस 0.8, इसे हम इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट, और इसे हम क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर को हम सम ऑफ इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आगे इसके क्वेश्चंस हम करेंगे जिसका यूज आएगा। इसके साथ साथ हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। इसका ग्राफ जो होता है ये कुछ इस तरीके से होगा, जैसे हम लिख लेते हैं इसका ग्राफ जो है, देखते हैं हमें पता है कि ये जो है कुछ भी रख लो, फ्रैक्शनल पार्ट जो वैल्यूज़ होंगे वो स्टार्टिंग इंटीजर पे 0 बनेंगे, और अगर मैं समथिंग मान लो 2.999999 ऐसे रखता हूँ तो इसका इंटीग्रल पार्ट जो है 2 हो जाएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा 0.9999 समथिंग जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, देखिएगा यहाँ पे। तो बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे ये क्या बनेगा इस तरीके से हम बनाते हैं, जब ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कुछ पीरियोडिक टाइप में ऐसा मतलब ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। ये वैल्यूज़ 1 हो जाएगा, और कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। ये फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा क्लोज 0 से ओपन 1 तक ही वेरी करता है, और ये फिर इस तरीके से ये ग्राफ रिपीट करते चला जाता है, इस तरीके से ग्राफ रिपीट करते चला जाता है। ये हो जाएगा अपने पास, ये हो गया, ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स लाइन बनता है, जब 0 से 1 के बीच में होगा ये y इक्वल टू एक्स बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 1 बन जाएगा। ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2 बन जाएगा। ये हो जाएगा क्या y इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब इसका ये देख रहे हो स्ट्रेट लाइन ये शिफ्टिंग टाइप में बन रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या है ये -1 से 0 में अपने पास x प्लस 1 बनेगा, और इसको ग्राफ को अगर ध्यान से देखोगे तो ये
एज ऑन कंटिन्यू चलते जाएगा। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में अगर मैं बात करूँ y इक्वल टू दिया है, तो इसके डोमेन की अगर मैं बात करूँ, डोमेन ऑफ फंक्शन की मैं बात करूँ, तो ये क्या होगा, ऑल रियल नंबर। बट अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो क्लोज 0 से ओपन 1 तक ही जाएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं y का वेरिएशन बस इतना में ही है। देखो ना, ये 0 पे क्या हो रहा है, 0 पे 0 आ रहा है ना, 0 से ओपन 1 तक ही जा रहा है। y का वेरिएशन आप देख सकते हो, यहाँ भी जो है ये ग्राफ इतने तक में ही ये आ रहा है ना, इतने पे ही वेरिएशन कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रेंज 0 से 1 आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट की चीज़ें थी कुछ, ठीक है ना। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट पे मूव करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट में जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस एन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर n जो है इंटीजर होता है। जैसे इसके एग्जांपल में अगर मैं लूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.8 प्लस 2 अगर मैं लेता हूँ, ये लिखूँगा, तो ये बेसिकली मैं लिख क्या रहा हूँ, इसको ऐसे लिखूँगा ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.8 प्लस, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.8 प्लस 2 माइनस बॉक्स ऑफ 0.8 प्लस 2, ऐसे लिख सकता हूँ ना। ऐसे लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये 2.8 हो जाएगा माइनस ये वाले पार्ट का GIF हम लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, ये 2 हो जाएगा, मीन्स 0.8 आ जाएगा। तो ये क्या करता है, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर कोई इंटीजर है तो उसको खा जाता है। ये सिंपल सी बात समझना कि अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.8 प्लस कोई इंटीग्रल पार्ट में लिख देता हूँ अंदर में, मान लो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ऐसे लिखा हूँ, तो इसका मतलब ये तो ऑलवेज फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर एक इंटीजर आया हुआ है, और इंटीजर किसी भी फ्रैक्शनल के अंदर रहेगा तो उसको खा जाएंगे हम बेसिकली। ये क्या करेंगे, हम इसको 0.8 ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट में लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा 0.8। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अब ये चीज़ें ध्यान देना है कि प्रॉपर्टीज़ 2 वाला जो लिखा है, प्रॉपर्टीज़ का सेकंड पार्ट जो लिखा है, ये क्या है प्रॉपर्टीज़ में, ग्रेटेस्ट पार्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये क्या है, ठीक है ना। तो हमें अभी हमने क्या देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है ये कहाँ से कहाँ वेरी करता है, क्लोज 0 से ओपन 1 तक में। अगर मैं इस पार्ट में GIF लगाऊं तो क्या आएगा, 0 से 1 में GIF ये वैल्यूज़ 0 दे देगा। और उसके बाद वाली पार्ट क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ GIF ऑफ x की अगर मैं बात करूं, ये क्या है, तो अंदर वाले क्वांटिटी को ध्यान से देखो, ये ऑलवेज क्या देगा, एक इंटीजर देगा, ये ऑलवेज एक इंटीजर है, और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें था। उसके बाद हमें ये समझ में आना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x जो है ये 0 एंड 1, ये वैल्यूज़ रख के आप बिल्कुल चेक कर सकते हो, ये इजीली आ जाएगा। इंटीजर पे 0 बनता है, ठीक है ना, क्योंकि इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 ले रहा हूँ तो भी क्या आएगा 0, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2 लूँगा तब भी क्या आएगा 0 आएगा। देखो ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2, इन दोनों केस में क्या आएगा 2 - 2 इक्वल टू 0, इसीलिए इंटीजर्स पे क्या आ रहा है 0, और नॉन इंटीजर्स पे क्या आ जाता है 1 आ जाता है। चेक कर सकते हैं इजीली। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे कोई एग्जांपल ले लेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.8 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.8, ये ले लेंगे। अब गलती मत करना, यहाँ पर ये -1.8 का फ्रैक्शनल पार्ट जो है 0.8 नहीं होगा, केयरफुल रहेंगे यहाँ पे। यहाँ पर क्या होगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.8 जो है ये ऐसे लिखते हैं ना, आप देख सकते हो, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख लेंगे -1.8 माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ -1.8, यहाँ से क्या आ जाएगा -1.8 माइनस ऑफ -2 आएगा, तो ये आ जाएगा 0.2, इसीलिए केयरफुल रहने बोला था। तो इसका क्या आएगा, इसका आ जाएगा 0.8 और ये आएगा 0.2, दोनों में मिल के अपना ऐड होके क्या हो गया 1 बन गया, यही लिखा हुआ है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हम जो है ध्यान रखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फंक्शन जो होता है पॉलिनोमियल फंक्शंस की हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शंस होता क्या है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन से पहले हम कुछ 1-2 क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। कैसे क्वेश्चंस, ये देखते हैं। जैसे जो मिक्स ऑफ, हम समझ सकते हैं मिक्स ऑफ GIF एंड फ्रैक्शनल पार्ट। कुछ इक्वेशंस जैसे लिखूंगा मैं, क्वेश्चंस लिखता हूँ। इक्वेशंस क्या जैसे दिया हुआ है कि अपने पास मान लो ऐसा दिया है 4 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x इक्वल टू 4 टाइम्स ये 5 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसे लिख लिया हूँ मैं, ठीक है ना।
तो मैं क्या करता हूँ, x को मैं एक इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x में लिख सकता हूँ, जिसको मैं i प्लस एफ, ये इंटीग्रल मतलब जी आई एफ है, जी आई एफ ऑफ x, और इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है ना। किसी भी रियल नंबर को हम इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 1.5 को हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल पार्ट 1 प्लस 0.5, ये हो गया इंटीग्रल पार्ट और ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ पर इसी की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या रखेंगे, x को हम i प्लस एफ रखेंगे, और हमें पता है कि x को जब i प्लस एफ रखेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, ये इंटीजर ही आएगा, और ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ f। तो हम f इक्वल टू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 4i/5, 4i/5 हो गया। अब हमें पता है कि f जो है ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, ये क्लोज 0 से ओपन 1 तक में। तो मैं i की वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करूँगा। तो क्या मैं i का वैल्यू 0 रख सकता हूँ? अगर i का वैल्यू 0 रखता हूँ मैं, तो f की वैल्यू क्या आएगी, f का वैल्यू भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से x में निकाल सकता हूँ क्या, i प्लस एफ होता है x, तो ये हो जाएगा 0, ये आ रहा है। क्या मैं i का वैल्यू 1 रख सकता हूँ? तो f का वैल्यू देखते हैं एक बार, 4/5, बिल्कुल सही है, मैं ये भी रख सकता हूँ। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, i प्लस एफ, मतलब 1 प्लस 4/5 हो गया अपने पास 9/5, तो ये भी वैल्यूज़ आ जाएगा। अगर मैं i का वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये f का वैल्यूज़ क्या हो जाएगा अपने पास, 8/5, जो 1 से एक्सीड कर रहा है, तो ये वैल्यूज़ मैं पुट नहीं कर सकता। तो 0 1 देखा, 2 पे नहीं आ रहा है, माइनस पे देख सकता हूँ। अगर i का वैल्यू मैं रखता हूँ -1 रखता हूँ तो ये आ जाएगा f का वैल्यू -4/5, जो कि रेंज में ही नहीं आ सकता। फ्रैक्शनल पार्ट कभी निगेटिव नहीं हो सकता, हमें पता है ये 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। तो इस तरीके से हम i प्लस एफ रख के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम इजीली अपने पास इस इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं कि 4 ऑफ फ्रैक्शनल, ये 4 ऑफ जी आई एफ, 4 टाइम्स ऑफ जी आई एफ एक्स इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू, ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं हम पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस हम 11th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या है, इफ़ अ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस a1 x to the power n-1 प्लस a2 x to the power n-2 प्लस डॉट 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 an-1x प्लस an, ठीक है ना। वेर n क्या है, एक नॉन निगेटिव क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और a0 a1 a2 ये सारे सब क्या है, एक रियल नंबर्स। बट ध्यान रहे, अगर ये पॉलिनोमियल डिग्री हम क्या बोल रहे हैं, n डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री n बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये x की पावर जो है n का कोफिशिएंट कभी भी हम 0 नहीं रख सकते। इसीलिए ये क्या कंडीशन दिया गया है कि a0 जो है 0 नहीं हो सकता, और इसे हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। n ऑड डिग्री का भी हो सकता है, इवन डिग्री का भी हो सकता है अपने पास, ठीक है ना। तो आगे हम देखेंगे कि क्या क्या पॉलिनोमियल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ कुछ जैसे अपने पास कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, कुछ मैं कांस्टेंट लिख ले रहा हूँ, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 0, ठीक है ना। डिग्री 0 का एफ एक्स इक्वल टू मैं अगर लिख दिया ए एक्स प्लस बी टाइप में, तो ये डिग्री क्या होगा, डिग्री इसका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये डिग्री 2 का हो जाएगा, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। और इसको क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक हम पढ़े हुए हैं। अगर एफ एक्स इक्वल टू ऐसा लिख दूँ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये डिग्री 3 का हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सब सारी चीज़ें हमने पढ़ा हुआ है। और एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन की खास बात क्या है, खास बात यही है कि यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है अपने पास x को रखने के लिए। तो डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन जो हो जाएगा, ये क्या होता है, ऑल रियल नंबर हो जाता है, ठीक है ना। डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होगा, ऑल रियल नंबर। इसके साथ साथ अगर मैं रेंज की बात करूं, तो रेंज डिपेंड करता है किस चीज़ों पे, कि क्या वो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है या इवन डिग्री पॉलिनोमियल है। अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हुआ, अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, नोट में ऐसे करके हम लिख लेते हैं, नोट कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैविंग रेंज इक्वल टू आर,
मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक में ये कुछ भी वैल्यूज़ ले सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब आते हैं कुछ कुछ चीज़ों को बारे में और भी समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शंस का रेंज वगैरह जो है ये तो अपने को आइडिया होगा थोड़ा बहुत, क्वाड्रेटिक का ही जनरली या क्यूबिक का है। क्यूबिक की अगर रेंज की बात करूँ, ठीक है ना, क्यूबिक की रेंज की बात करूँ तो ये क्या है, 3 डिग्री, डिग्री 3 का है। तो इसका रेंज जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। मतलब अगर पूरा डोमेन आर है तो इसको हम डायरेक्टली आसानी से इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके साथ हम आते हैं, एक चीज़ अपने यहाँ पर आएगा, क्या काम आएगा कि जैसे लिखा हूँ कि ऐसे एक फंक्शन है, मान लो एक फंक्शन है, नोट में इसे समझेंगे, स्पेशल नोट टाइप में करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि एक फंक्शन जो है कुछ फंक्शनल रूल को फॉलो कर रहा है। जैसे वो फंक्शनल रूल क्या है, ऐसे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू, अपने पास दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, इस तरीके से दिया है फॉर x बिलोंग्स टू r माइनस 0 के लिए फंक्शनल रूल फॉलो कर रहा है, मान लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो सकता है ये अपने को बताना है। तो इस टाइप के फंक्शन में जो एफ एक्स निकल के आता है, ठीक है ना, अगर इसकी प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट आउट कर सकते हो, मैं इसका प्रूफ भी दे दूंगा, ठीक है ना। तो एफ एक्स यहाँ पे क्या आता है, आइदर 1 प्लस एक्स टू द पावर n हो सकता है या 1 माइनस एक्स टू द पावर n हो सकता है, ठीक है ना। n बिलोंग्स टू इंटीजर यहाँ पर मैं लिख लूँगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। जैसे इसका कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, क्वेश्चंस यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चंस में ही देख लेते हैं क्या दिया है। जैसे यहाँ क्या है, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1। सेम अभी जो फंक्शनल रूल मैंने लिखा पॉलिनोमियल का ये ऊपर में है। तो अपने को देखना है एफ ऑफ 5 की वैल्यूज़ जो है अगर 126 है देन एफ ऑफ 3 की वैल्यूज़ बतानी है। तो देखो इसको ईजिली तरीके से हम कर सकते हैं, आइदर एफ ऑफ एक्स जो है क्या हो सकता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n हो सकता है, या एफ एक्स क्या हो सकता है 1 माइनस एक्स टू द पावर n हो सकता है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन को कर रहा हूँ, इसमें एफ ऑफ 5 की वैल्यू दिया हुआ है, एफ ऑफ 5 अगर मैं रखता हूँ तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 5 का पावर n जो है ये क्या बनना चाहिए 126। यहाँ पर भी एफ ऑफ 5 रखता हूँ, ये क्या बनेगा 1 माइनस 5 की पावर n, ठीक है ना, ये 126। अगर मैं यहाँ देखूँ 5 की पावर n इक्वल टू 125 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, ये n की वैल्यू 3 पॉजिटिव इंटीजर्स है यहाँ से आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 5 की पावर n को लिखूँ तो ये माइनस 125 आ जाएगा, आएगा ना। तो यहाँ तो n की वैल्यूज़ तो आएगी ही नहीं, यहाँ पे n की वैल्यूज़ आएगी वो निगेटिव टाइप में है, तो यहाँ पर हम नहीं बोल सकते पॉजिटिव इंटीजर्स तो कभी भी माइनस 125 नहीं बनाएगा, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। तो फंक्शन क्या होगा अपने पास 1 प्लस एक्स टू द पावर n टाइप में, और n का वैल्यू मैंने क्या निकाला x, ये n की वैल्यू 3 है, तो अपने पास फंक्शन क्या आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स का क्यूब आ जाएगा। अब एफ ऑफ 3 बोला हूँ तो जहाँ पर x रहेगा वहाँ पर मैं क्या रख लूँगा 3, तो 1 प्लस 3 का क्यूब हो जाएगा 1 प्लस 27 क्या हो जाएगा 28। सिमिलरली आप ये सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई करना क्या है, यहाँ भी वैसे ही 1 प्लस एक्स टू द पावर n लेंगे, एक में लेंगे 1 माइनस एक्स टू द पावर n, और जो एफ ऑफ 7 की वैल्यूज़ हैं -48, तो हम वहाँ से फंक्शन निकालेंगे, n की वैल्यूज़ निकालेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा अपने पास, एफ एक्स आ जाएगा तो एफ ऑफ 10 की वैल्यूज़ हम ईजिली निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ था अपने पास, ठीक है। इसके बाद हम मूव करते हैं, किस में मूव करते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ फंक्शन। ये अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ फंक्शन है क्या, इसको समझने के लिए अपने पास ये समझना चाहिए कि मान लो अपने पास दो फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है ना। एक फंक्शन कहीं डिफाइंड है, किसी x के लिए डिफाइंड है, दूसरा फंक्शन किसी x के लिए डिफाइंड है। तो अगर मैं दोनों फंक्शन को एक साथ लिखता हूँ, मान लो एक फंक्शन एफ एक्स है एक फंक्शन जी एक्स है, अगर दोनों फंक्शन को एक साथ रखता हूँ तो दोनों तो सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि दो भाई हैं, ठीक है ना, और मम्मी गई हैं कपड़े खरीदने, एक भाई को येलो कलर का पसंद है और ग्रीन कलर का पसंद है, ठीक है ना, कलर जो है कपड़े का येलो एंड ग्रीन पसंद है, दूसरे भाई को ब्लू एंड ग्रीन पसंद है। तो अब बताओ कि मम्मी ऐसा क्या लाएं, कौन सी कलर लाएंगी कि जो दोनों को पसंद आ जाए। तो ऑब्वियस बात है ग्रीन कलर दोनों का मैचिंग है, तो दोनों वाला ही सेटिस्फाई उसको मतलब करेगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, एक फंक्शन का डोमेन मान लेंगे डी एफ डोमेन है, दूसरे फंक्शन का डोमेन ऑफ
जी हम मान लेते हैं जी एक्स का डोमेन जो डी ऑफ जी हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये सब देखते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन में क्या है, समझेंगे। एफ एक्स का डोमेन क्या दिया है, डी ऑफ एफ, और जी एक्स का डोमेन डी ऑफ जी दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ दो भाई हैं एफ एंड जी। मैंने बोला मम्मी जाएंगी बाजार और लाएंगी कपड़े, तो कपड़े लाएंगी जो दोनों के कलर के पसंद के होंगे। तो यहाँ एफ ऑफ एफ प्लस जी एक्स ऐसे लिखने का मतलब क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स का जो डोमेन होगा, इसका डोमेन है डी ऑफ एफ, इसका डोमेन है डी ऑफ जी। अब दोनों साथ में रहेंगे, दोनों साथ में खुश हों, तो कब होगा, जब इन दोनों का डोमेन सेम सेम टाइप में बनेगा। मतलब क्या है कि डी जो डोमेन जो होगा वो डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, जो दोनों में पार्ट कॉमन आएगा एक्स की वैल्यूज़, वही अपना कॉमन डोमेन होगा। सिमिलरली वैसे ही एफ माइनस एफ एक्स माइनस जी एक्स में भी वही सेम केस, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में ही क्यों ना हो, फिर भी वहाँ पर हम इंटरसेक्शन ही लेंगे। इसको मैं सवाल की तरह से करूँगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। बस ये ध्यान रखना है कि अगर दो फंक्शन साथ में हैं, दो फंक्शन साथ में या तीन फंक्शन साथ में, तो जो तीनों को कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तीनों के डोमेन को सेटिस्फाई करेगा, उसी पार्ट को ही हम कॉमन पार्ट को लेते हैं। अदरवाइज विवाद हो जाएगा, दोनों आपस में भिड़ेंगे, अरे तू डिफाइंड है मैं डिफाइंड नहीं हूँ, समझ रहे हो आप, ठीक है ना। तो ये सही एफ बाई जी एक्स है, तो एफ एक्स बाई जी एक्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, साथ साथ वो वैल्यूज़ अपने को रिमूव करना है जहाँ पे जी एक्स जीरो हो रहा होगा, तो वही लिखा गया है, वो एक्स हटा देना है अपने पास, ठीक है ना। जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर मैं ले लेता हूँ, मान लेते हैं हाँ एग्जांपल्स। हाँ तो जैसे देखिए ये वाला नीचे वाला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में हम देखते हैं, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में क्या देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स है, जी एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस वन है। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे, ये तो ईजी है, एफ एक्स का डोमेन हम ईजिली बता सकते हैं। एफ एक्स का जो डोमेन होगा वो होगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन जीरो से इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि वन बाई एक्स जो है बस जीरो पे ही डिफाइन नहीं होता, इसके अलावा तो सारे पॉइंट्स पे होंगे, तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं। हम जी एक्स की बात कर सकते हैं क्या, जी एक्स कहाँ डिफाइन होगा, जहाँ पे रूट के अंदर वाला टर्म पॉजिटिव होगा, तो यहाँ डी ऑफ जी निकालोगे, मतलब क्या हो जाना चाहिए, एक्स प्लस वन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन होना चाहिए। तो यहाँ डोमेन ऑफ जी आ जाएगा वो माइनस वन से इन्फिनिटी आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ एफ एक्स इंटू जी एक्स का, थर्ड पार्ट की बात करें तो हमने क्या पढ़ा, देखो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन में हो, समेशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, तो सब में डी ऑफ एफ इंटरसेक्शन डी ऑफ जी। बस ध्यान रहे कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो नहीं बनना चाहिए अगर एफ एक्स बाई जी एक्स है या जी एक्स बाई एफ एक्स है, वैसा वाला पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर एफ एक्स इंटू जी एक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखेंगे क्या, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। तो हम इंटरसेक्शन निकालना जानते हैं, इंटरसेक्शन क्या करेंगे, एक पार्ट बोल रहा है रियल नंबर लाइन में कि ये जीरो से इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो पे ओपन ब्रैकेट है ना, ओपन टाइप में। अब उसके बाद क्या है, दूसरा डी ऑफ जी वाला पार्ट जो बोल रहा है वो बोल रहा है माइनस वन क्लोज से ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम देख रहे हैं दोनों में कॉमन पार्ट जो है ये वाला आ रहा है पूरा, ये क्या है माइनस वन। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसका इंटरसेक्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस वन से ओपन जीरो तक यूनियन जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स का जो डोमेन हो जाएगा, ठीक है ना, डोमेन इसका क्या हो जाएगा माइनस वन से जीरो यूनियन जीरो से इन्फिनिटी। सिमिलरली एफ एक्स बाई जी एक्स का भी यही आएगा, और इसमें कौन सी वैल्यूज़ रिमूव करेंगे, इसमें थर्ड फोर्थ वाले में जो है एफ एक्स बाई जी एक्स की अगर मैं बात करूँ, ये इसमें आ जाएगा माइनस वन से जीरो यूनियन जीरो से इन्फिनिटी, माइनस कौन सा वैल्यू, जहाँ जी एक्स क्या हो रहा होगा जीरो। अब जी एक्स कहाँ जीरो होगा यार, माइनस वन पे। तो बच्चे देखो माइनस वन पे जीरो हो रहा होगा, तो माइनस वन इसमें हटाएंगे तो ये क्या लिख लेंगे, यहाँ से ये आ जाएगा ओपन माइनस वन से जीरो यूनियन जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है ना। वैसे ही जी एक्स बाई एफ एक्स की अगर मैं बात करूँ तो जी एक्स बाई एफ एक्स जीरो होगा क्या, वन बाई एक्स कभी नहीं होगा। जब नहीं होगा तो वो वैल्यूज़ हटेगा ही नहीं कोई वैल्यूज़। तो यहाँ पर फिफ्थ का जो आंसर हो जाएगा अपने पास जी एक्स बाई एफ एक्स वाले जो पार्ट हैं, इसका डोमेन जो हो जाएगा माइनस वन से जीरो, सॉरी क्लोज माइनस वन से जीरो यूनियन जीरो से इन्फिनिटी। ये अपना पांचों क्वेश्चंस अपना हो गया, इतना समझ में आया होगा अपने को, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये टाइप वन था अपना, ठीक है ना, द फंक्शन अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ फंक्शन। अब टाइप टू पे हम आते हैं। टाइप टू पे क्या है, अब अपने पास एक दिया है क्या कि टाइप टू में इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन इंटरवल ए से बी,
मतलब क्या है, एफ एक्स डिफाइंड है, मतलब एक्स जो है वो एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था, ए से बी। देन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स, एफ के अंदर पहले एक्स जा रहा था इनपुट, अब क्या जा रहा है, जी एक्स जा रहा है। मतलब जी एक्स का कभी ये लिमिटेशन नहीं हो सकता कि वो ए से बी के बाहर चला जाए। अगर ए से बी के बाहर चला गया तो एफ एक्स ही डिफाइंड नहीं है वहाँ पे अपने पास, तो जी एक्स कहाँ से जाएगा। इसीलिए बोला गया है एफ ऑफ जी एक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाई जी एक्स जो है वो ए से बी के बीच में वेरी करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब क्या है कि अगर एफ एक्स में एक्स का जो वैल्यूज़ है वेरी कर रहा है ए से बी में, तो एफ ऑफ जी एक्स में जी एक्स का वैल्यू ए से बी के बीच में वेरी करेगा, उसके अबाउट सॉल्व करेंगे तो अपने पास एक्स देगा, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चंस को क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है ना। जैसे आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ही एच एक्स जो दिया है, देखो इफ़ अ फंक्शन इज डिफाइंड ऑन द इंटरवल, कोई फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स जो डिफाइंड है वो 0 से 3 में डिफाइंड है, ठीक है ना। मतलब ये जो वेरिएशन है ये 0 से 3, ये किसका वैल्यूज़ है, एक्स की वैल्यूज़ वेरिएशन है। तो अगर मैं यही बोल रहा हूँ एफ ऑफ मॉड ऑफ 2x-1 की मैं बात करूँ, ठीक है ना, तो ये जो है ये पूरा पार्ट किससे रिप्लेस हुआ है, ये यही तो x था ना पहले, अब ये किससे हो गया, मॉड ऑफ 2x-1। तो जब मैं पहले बोल रहा था कि ये 0 से 3 के बीच में x वेरी कर रहा है, जब मैं f ऑफ मॉड ऑफ 2x-1 लिख लिया, इसका मतलब 0 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 2x-1 लेस देन इक्वल टू 3। मॉड तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। तो ये पार्ट को सॉल्व करने से कोई फ़ायदा है नहीं, हम इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, देखो मॉड ऑफ 2x-1 लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब हो गया 2x-1 जो होगा लेस देन इक्वल टू 3, और ये -3। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड में सब जगह पे 1 ऐड कर देंगे, तो ये जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 4। हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इनइक्वालिटी में चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि मैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। तो एफ ऑफ मॉड ऑफ 2x-1 का जो डोमेन होगा वो -1 से 2 के बीच में होगा, यही अपना आंसर है। आई होप इसी तरीके से आप जो है इस क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो, ये 10^2x को। तो यहाँ पर हम 10^2x को जो वेरी करवाएंगे 0 से 3, उसके करस्पॉन्डिंग हम x निकालेंगे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। आप इसको पॉज करके वीडियो एक ट्रायल दो और आंसर निकालो। कुछ प्रॉब्लम होने पे आप कमेंट आउट कर सकते हो, ठीक। जैसे अगर मैं लिखता हूँ कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्या कि रूट ओवर लॉग बेस में है 1/2, और ये क्या मैं लिख रहा हूँ 5x - x²/4 ये लिख रहा हूँ, ठीक है ना, रूट के अंदर। इसका मतलब रूट के अंदर इसका मुझे क्या चाहिए, डोमेन चाहिए। डोमेन अगर मुझे निकालना, डोमेन मतलब जहाँ पर फंक्शन ये डिफाइंड होगा जिस एक्स के लिए, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि रूट के अंदर वाला टर्म जो है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो मैं क्या लिखूँगा, सिंपल सा एकदम सिंपल तरीके से ऐसे लिखेंगे 5x - x²/4 जो है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ एंड हमें पता है लॉग का आर्गूमेंट कभी निगेटिव नहीं होता है, जब नहीं होता तो ये भी लिखेंगे 5x - x²/4 जो है ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ एक एक करके, बाकी दोनों का एंड में लगाए हैं तो इंटरसेक्शन लेंगे। अब हमें पता है लॉग का बेस 1 से स्मॉलर होने पे क्या करते हैं, इसको हम इनइक्वालिटी चेंज करते हैं। अगर लॉग हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5x - x²/4 जो होगा लेस देन इक्वल टू हम 1/2 की पावर 0, मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 5x - x² लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये अपने को x सारे टर्म को उधर लेके चले जाएंगे तो x² - 5x + 4 जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। एंड करते सो ये कर लेंगे, ये हो जाएगा x - 4 x - 1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स हो गया x बिलोंग्स टू ये -∞ से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी हो गया, ठीक है ना। एंड अब इस वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूँ, ये 5x - x² है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन लेके x² -5x, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी चेंज होगा, तो ये x² - 5x हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x × x - 5 जो है लेस देन 0। इसका मतलब ये x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 से 5 हो जाएगा। 0 से 5 हुआ तो हमने क्या बोला, ये एंड में चल रहा है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो एक पार्ट बोल रहा है कि क्या 1 ये 4 है, 1 से 4 ये इधर जाएगा,
इस साइड में जा रहा है एंड 4 से इन्फिनिटी इस पोर्शन में जा रहा है। दूसरा पोर्शन अपने पास क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट 0 से 5, 0 से 0 ओपन 0 से 5 तक में ये वाला। तो कॉमन पोर्शन अपना कौन सा है, ये आया, ये 0 5। तो अपना आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्लोज 0 नहीं ओपन 0 से 1 पे क्लोज यूनियन 4 पे क्लोज 5 पे ओपन। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, डोमेन निकालना। सिमिलरली इसी तरीके से हम डोमेन्स निकालेंगे। बेसिक क्या है कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, जिस एक्स के लिए फंक्शन अपना डिफाइंड होगा वही उसका डोमेन हो जाएगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। जैसे एक कुछ क्वेश्चंस और मैं लिख लेता हूँ। जैसे एक क्वेश्चंस और करते हैं, लिख दिया मान लो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो अपने को एक चीज़ और समझनी चाहिए कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ नथिंग बट एक्स स्क्वायर। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं इस पोर्शन को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 2। हमें पार्ट है पता है कि ये वाला पार्ट जो है रूट के अंदर वाला पार्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब क्या लेंगे, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 2 जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मॉड एक्स को मैं एज्यूम कर लेता हूँ टी, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल 0। फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा टी माइनस 2 टी प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा -1, ये हो जाएगा 2। तो ये इस पोर्शन में जा रहा है, ये इस पोर्शन, मतलब क्या है अपने पास टी बिलोंगिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो अपने को पता है कि टी जो है ये मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स कभी निगेटिव होगा क्या, तो ये पोर्शन तो पहले ही ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आएगा 2 से इन्फिनिटी, मतलब मॉड एक्स जो होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। अब मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये अपना इनइक्वालिटी के हेल्प से हमने कर लिया है, ठीक है ना। उसके साथ साथ हम आते हैं कुछ पर्टिकुलर और क्वेश्चंस पे हम मूव करते हैं। अब और क्वेश्चंस पे हम मूव जैसे देखते हैं कि क्या करेंगे हम इसमें, ठीक है ना। ये हो गया अपना फ्रैक्शनल पार्ट का, है ना। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम क्या बढ़ते हैं, आगे हम टॉपिक देखेंगे रेंज। अब रेंज निकालते कैसे हैं, रेंज देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस का। जैसे टाइप 1 में हम बात करते हैं, टाइप 1 में जिसमें हम करेंगे फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, फाइंड इक्वल टू 0 था, इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे। एंड दूसरा क्या है, y +1 में 1 - y
-1 जो है 1 को इधर साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा y + 1 - 1 + y डिवाइडेड बाई 1 - y ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0। ये 1 1 कटा तो ये हो जाएगा 2y बाई में y - 1 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे लगा लेंगे। यहाँ वाला पार्ट क्या है, इसको वेवी कर्व से हम करेंगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है अपने पास -1 और ये 1 हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव और -1 ये 1 पे तो ओपन रहेगा और ये यहाँ सॉलिड आ सकता है। तो ये लेस देन इक्वल टू तो यहाँ पर y बिलोंग्स टू जो है अपने पास क्या आया -1 से 1 ओपन तक में आया। ये एंड चलेगा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर से अगर हम देखें तो ये 0 और ये 1 है प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से y बिलोंग्स टू क्या आ गया, y बिलोंग्स टू आ गया अपने पास -∞ से 0 पे क्लोज लगाएंगे, डिनोमिनेटर में रहता है तो ये ओपन आ जाता है, ये क्लोज यूनियन ओपन 1 से इन्फिनिटी। अब इन दोनों का पोर्शन जो कॉमन आएगा वही अपना क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो रेंज थोड़ा ध्यान से देखोगे आप, कॉमन पार्ट जो है y बिलोंग्स टू ये आ जाएगा अपने पास, क्या आएगा -1 से 0, ठीक है ना, -1 से 0 पे ये क्लोज आ जाएगा। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन जो गिवन था उसका हमने रेंज इस तरीके से हम निकाल लिए। मतलब क्या करेंगे हम इसमें, टाइप क्या है, फाइंड x या फंक्शन f(x) इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे। और जिस फंक्शन का नोन है यहाँ हम इस तरीके से क्यों मूव किए, क्योंकि अपने को पता है sin x का रेंज क्या होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट टाइप में। जैसे नेक्स्ट टाइप में हम मूव करते हैं कैसे क्वेश्चंस को, देखो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है अपना वो है ये, लिखते हैं क्वेश्चंस लिखते हैं। जैसे दे दिया अपने पास y = √1 + x + √1 - x। इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास दिए गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर दिए गए हैं तो यहाँ रेंज निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ें समझनी पड़ेगी कि रूट वाले टर्म्स, रूट जो होता है ये कभी भी निगेटिव नहीं देता। इसका मतलब यहाँ रूट देख के ये समझ में आ रहा है ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, प्लस साइन है, तो y जो भी होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। अब देखते हैं वैल्यूज़ तो नहीं, मतलब y एक पॉजिटिव नंबर आएगा, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब करेंगे कैसे, मैं इसको स्क्वायरिंग करूँगा। स्क्वायरिंग करने के बाद सबसे उसके पहले ही एक मैं डोमेन देख लेता हूँ इसका डोमेन जो है, इसका डोमेन क्या होगा, 1 + x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इससे मैं डोमेन देखूँ, ये 1 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया x लेस देन इक्वल टू 1। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन लेंगे, यही तो डोमेन ऑफ f डोमेन ऑफ g, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ आएगा, -1 से 1। ये अपने को काम आएगा आगे, ठीक है ना। मतलब ये जो y फंक्शन मैं लिखा हूँ इसका डोमेन जो होगा वो -1 से 1 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा वैल्यूज़ पे ये डिफाइन नहीं होगा। 2 रख के देखो, ये रूट के अंदर निगेटिव वाला डिफाइन होगा ही नहीं। 2 रखोगे तो ये 1 - 2 निगेटिव बन रहा है, जो अपने डोमेन में फंक्शन में डिफाइन ही नहीं है। तो इसको करेंगे कैसे, देखो इसका रेंज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग करूँगा। स्क्वायरिंग करने पे a + b का स्क्वायरिंग क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, मतलब a² + b² + 2ab। तो ये हो जाएगा 1 + x a² + b² मतलब 1 - x + 2 टाइम्स ऑफ √1 + x इंटू √1 - x। ये देखो x कटा, ये हो जाएगा 2 + 2 टाइम्स ऑफ √1 - x² हो जाएगा। अब देखो यहाँ से साफ साफ दिखेगा कि जब x का डोमेन ये है तो क्या मैं ये बता सकता हूँ x² जो वेरी करेगा, अगर स्क्वायरिंग करता हूँ तो ये 0 से 1 तक चला जाएगा। अब देखो -x² कहाँ से कहाँ जाएगा, ये निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे ये चेंज हो जाता है, ये -1 से 0 बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें मैं 1 ऐड करता हूँ तो 1 - x² ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन सब पे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 0 और ये हो जाएगा 1। तो इसका रूट लगाऊंगा तो ये क्या बनेगा, 1 - x² का ये जो रूट बिलोंग करेगा ये 0 से 1 में ही बिलोंग करेगा। इसका मतलब जो ये हो गया 2 + 2 इंटू ये बिलोंग कहाँ से कहाँ करेगा, 0 से 1 तक में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया 2 प्लस ये कहाँ से कहाँ, 0 से 2, तो ये हो गया अपने पास 2 से 4 तक में बिलोंग कर रहा है। y² जो बिलोंग कर रहा है वो 2 से 4 तक में बिलोंग कर रहा है। अब 2 से 4 बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब y जो होगा इसका स्क्वायर रूट से बिलोंग करेगा, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, -√4 से -√2 यूनियन √2 से √4 तक, ठीक है ना, ये लिखेंगे।
ये वाला पोर्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने बताया है कि y जो है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये वाला √2 से √4, √2 से √4 बिलोंग कर रहा, मतलब √2 से 2 तक में बिलोंग करेगा। यह इसका हो गया रेंज निकालने की बात, ठीक है ना। तो इस टाइप के फंक्शंस का रेंज हम इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आया। अब टाइप 2 के क्वेश्चंस पे आते हैं। टाइप 2 जो है अपने पास क्या है, जो क्वाड्रेटिक बेस्ड क्वेश्चंस है। जैसे मान लो अपने पास y = ax² प्लस bx प्लस c दिया हुआ है। हमें पता है कि अगर a पॉजिटिव है मतलब इस टाइप का ग्राफ बनता है, तो इसका जो रेंज होता है ये होता है -d/4a से इन्फिनिटी, ठीक है ना। फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू r, और d क्या होता है, d डिस्क्रिमिनेंट होता है, d होता है b² - 4ac, ठीक है ना। अगर a <0 है तो इसका क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस तरीके से बनता है। ये पॉइंट होता है अपने पास -b/2a, -d/4a। तो यहाँ जो रेंज होता है, यहाँ रेंज क्या आता है अपने पास, ये आता है -∞ से -d/4a। ये डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेटिक है, ये किस तरीके से आएगा इसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे अगर एग्जांपल देखना है, एग्जांपल हम इजीली देख सकते हैं। एग्जांपल हम क्या लिख ले, एक छोटा सा एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे y = अपने पास दिया है x² + 2x + 3 दे दिया है, ठीक है ना। इसको करने के तरीके बहुत है, एक -d/4a से कर सकते हैं या एक परफेक्ट स्क्वायर तरीके से बना सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बनाता हूँ, ठीक है ना। मेथड 1 जो है -d/4a से, a का वैल्यू यहाँ पर 1 है, देखो कंपेयर करते हैं ax² + bx + c। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 3 है। तो a का वैल्यू ये है, d का वैल्यू हम निकाल सकते हैं b² - 4c, मतलब 4 - 4 × 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अपने पास समझ में आ गया, a का वैल्यू ये पॉजिटिव है, तो रेंज जो होगा -d/4a से, मतलब -8/4 से इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है ना। ये जाना चाहिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो ये 2 से इन्फिनिटी आ जाएगा। हम मेथड 2 से करते हैं। इसके और भी मेथड्स हैं, डिफ्रेंशिएशन मेथड से है या पैराबोला का वो वर्टेक्स पॉइंट से हम देख सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज इसको देखो ऐसे देखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना के भी चेक कर सकते हैं। x² + 2x + 1 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो ये स्क्वायर जो है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है इसका, स्क्वायर का 0 होता है, और 0 कब होगा, ये -1 पे होगा। तो इसको मैं 0 ये बोल सकता हूँ > 0 + 2, तो ये 2 से इन्फिनिटी तक में ये जाएगा। मतलब ये जब 0 होगा तभी मिनिमम वैल्यू जाएगा। स्क्वायर वाला पार्ट जैसे ही 0 में करता हूँ तो मिनिमम वैल्यूज 2 आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं टाइप 3 पे, रेंज निकालने का टाइप 3 पे। टाइप 3 रेंज पे क्या है, जैसे अपने पास लीनियर बाई लीनियर कुछ दिया हुआ है, y = ax + b/cx + d, ठीक है ना। इसका रेंज हम ऐसे याद कर लेंगे। रेंज जो होगा, रेंज होता है लीनियर बाई लीनियर का ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ x बाई में कोफिशिएंट ऑफ ये डिनोमिनेटर x का जो है न्यूमरेटर बाई में डिनोमिनेटर, मतलब r - a/c, ठीक है ना। इसका लिखने का तरीका कैसे है, लिखने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। x इन टर्म्स ऑफ y करोगे तो ईजिली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये याद कर लेना है अपने को, लीनियर बाई लीनियर का, ठीक है ना। नहीं तो देखना है इसका प्रूफ तो हम ऐसे देखेंगे। देखो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा cyx + dy = ax + b। अब मैं क्या लिखूँगा, x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, तो मुझे x निकालना है, तो मैं सारे x को एक साइड लाऊंगा, ये हो जाएगा cy - a = b - dy हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ टाइम्स x, यहाँ x निकालेंगे तो ये हो जाएगा b - dy बाई में cy - a। अब ये देख के अपने को ध्यान आ रहा है कि ये वाला पोर्शन कभी 0 बना सकते हैं क्या हम, ये 0 नहीं बना सकते ना। बाकी अदर वैल्यूज रख सकते हैं y के, तो y का अदर वैल्यूज रख सकते हैं। इसका मतलब हम a/c, मतलब cy - a ≠ 0 होगा, मतलब हम y ≠ a/c। इसके अलावा बाकी सारे वैल्यूज रख सकते हैं, तो इसीलिए लिखा गया है r - a/c। तो अपने को ये याद रख लेना है क्या है कि कोफिशिएंट अगर लीनियर बाई लीनियर रहा तो कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर जो होगा x का डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर का जो x का रहेगा वो हम r से ऑल रियल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो पार्ट अपना हट जाएगा, ठीक है ना। ये लीनियर बाई लीनियर वाले का पार्ट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का टाइप 4 में।
क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ऐसे दिया है प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर टाइप में मान लो दे दिया है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते भी है। एक तो क्वाड्रेटिक की हेल्प से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और दूसरा तरीका है जैसे एक एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल लेके मैं करता हूँ। जैसे दिया है y इक्वल टू मान लो ऐसा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 19 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14 दिया है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे गौर से, तो इस वाले पोर्शन को 19 को मैं क्या 14 प्लस 5 लिख सकता हूँ, तो ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14 प्लस 5। अगर डिवाइड कर दूँ अलग अलग करके ऐसे कर सकते हैं बाई में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14 हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस 5 बाई में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14, ठीक है ना। अब थोड़ा सा चीज़ें आप ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14 का हम रेंज निकालना स्टार्ट करते हैं। देखो 6x प्लस 14 इसको हम लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 9 तो प्लस 5 आएगा, मतलब ये बिलोंग करेगा 5 से इन्फिनिटी तक में। अगर इसका रेसिप्रोकल लूँ तो 1/∞ 0 हो जाएगा। इनइक्वालिटी चेंज होता है रेसिप्रोकल करने पे। अगर a ग्रेटर देन c होता है तो 1/a, दोनों पॉजिटिव अगर है ना, तो ये क्या लिखते हैं 1/a लेस देन 1/c, इनइक्वालिटी चेंज होता है। तो इसका मतलब 1/x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14 जो हो जाएगा ये बिलोंग कहाँ से कहाँ करेगा, ये 1/∞ मतलब 0 से 1/5 तक में बिलोंग करेगा। ऐसा लिख लिया हमने, ठीक है ना। अब इसमें क्या है 5 टाइम्स ऑफ दिस है, 5 टाइम इंटू 1 ये है, तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 बाई में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14 जो है ये बिलोंग करेगा 0 से, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 5 ये 1 बन जाएगा, ठीक है ना। 0 से 1 तक में ये इधर पे क्लोज लगा लिया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या 1 ऐड करना है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो इसमें भी प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 से क्लोज 2 तक, इसका ये रेंज हो गया। इस तरीके से हम बेसिक चीज़ों का निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है कुछ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम देखते हैं टाइप 5 में। अब जैसे कैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहला टाइप आता है a साइन थीटा प्लस b टाइप में, ठीक है ना। इसका रेंज जैसे ऐसा दिया हुआ है एग्जांपल y इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 2। तो हमें पता है 3 साइन थीटा जो होगा ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -3 से 3 में। साइन थीटा -1 से 1, 3 साइन थीटा -3 से 3 प्लस 2 कर दो, प्लस 2 करने पे ये क्या हो जाएगा -1 से 5 में। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। वैसे ही इसके टाइप में a cos थीटा प्लस b भी लिख सकते हो, सेम इसी टाइप में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है अपने पास इस टाइप वाले में, इसी में दूसरा टाइप हम लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में ही, टाइप 5 का ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड में, ट्रिगो बेस्ड में, ठीक है ना। ट्रिगो बेस्ड में क्या आ जाएगा, जैसे लिख लिया a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। इसमें हमने देखा था ये जो इसका रेंज जो होता है ये होता है -√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये याद रखना अपने ट्रिग्नोमेट्री में हमने किया है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में तो जैसे अगर मैं लिखता हूँ 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, तो इसका रेंज जो अगर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे -√3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से प्लस का 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तक, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 25, मतलब -5 से 5 तक रेंज होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम कुछ चीज़ें करते हैं। जैसे और भी एक कर लेते हैं तीसरा टाइप ट्रिग्नोमेट्री में, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c, यहाँ पर प्लस c, यहाँ पर हम क्या बनाएंगे cos थीटा का जो है क्वाड्रेटिक है, तो cos थीटा के क्वाड्रेटिक में परफेक्ट स्क्वायर बना के हम कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन से हम समझते हैं, जैसे दिया है cos स्क्वायर थीटा, या ऐसे भी दे सकता है a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस c दिया हुआ है, ठीक है ना, कन्वर्जन। जैसे cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 3 दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 हो जाएगा। हमें पता है ये मिनिमम कब देगा 0। अब 0 बना रहा है या नहीं बना रहा है ये भी मैटर करता है। 0 बना रहा है क्या, cos थीटा -1 दे सकता है क्या, बिल्कुल दे सकता है, इसलिए मतलब ये 0 बन सकता है। तो ये जो हो जाएगा 0 बन जाएगा। अब 0 बन जाएगा तो बिल्कुल बन सकता है, तो मिनिमम वैल्यूज तो 2 आ गया, y का मिनिमम वैल्यूज तो 2 आ गया। अब मैक्सिमम ये वाला कितना बना सकता है, इनफाइनाइट तो नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यूज जो होगा
वो हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, मतलब 4 + 2 क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 जो हो जाएगा अपने पास 6 हो जाएगा। इसका मतलब y जो बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ, 2 से 6 बिलोंग करेगा। ठीक है ना, इस तरीके से भी आप देख सकते हो परफेक्ट स्क्वायर बना के, चाहे वो साइन थीटा में हो या इसमें हो। ठीक है ना, इन सब टाइप के क्वेश्चंस को हम इजीली ऐसे तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है ना, अब आते हैं कुछ कुछ पोर्शंस पे, जैसे ये रेंज के जो क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है ना, रेंज वाले क्वेश्चंस तो हम इस तरीके से हम निकाल लेंगे, और कोई दिक्कत विक्कत होने पे आप कमेंट आउट कर सकते हो, मैं उसको अलग तरीके से बता दूंगा। ठीक है ना, तो इसके अलावा हम चलते हैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ और फंक्शंस पे हम आते हैं। जैसे उसके बाद आता है इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन होता क्या है ये समझते हैं। ठीक है ना, अब इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन क्या है, एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, इसको हम आइडेंटिकल फंक्शन तभी बोलेंगे जब डोमेन ऑफ एफ जो होगा, डोमेन ऑफ एफ जो है एंड डोमेन ऑफ जी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसके साथ साथ एक अकेला कंडीशन होने से नहीं होगा, को डोमेन ऑफ एफ एंड को डोमेन ऑफ जी ये भी इक्वल होना चाहिए, एंड एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू मतलब x बिलोंग्स टू जो पर्टिकुलर डोमेन में होगा। इसका मतलब जो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो आए फंक्शन सेम होना चाहिए, या हम ओवरऑल में ये बोल सकते हैं कि एफ एक्स एंड जी एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो सेम ही बनना चाहिए, मतलब मर्जिंग टाइप में बनना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर मैं लेता हूँ, जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर मैं लूँ आपके लिए आइडेंटिकल फंक्शन का, जैसे एफ एक्स इक्वल टू मैं ले लूँ 1/x और जी एक्स इक्वल टू ले लूँ x/x²। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो डोमेन ऑफ f जो होगा ये r-0 होगा। इसकी बात करूं तो यहाँ भी नीचे जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ भी r-0 हो गया। लेकिन अब r-0 किए तो हम इसको कैंसल आउट भी कर सकते हैं x को, तो ये 1/x टाइप में बना। तो क्या fx और gx जो है क्या सेम नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ को डोमेन मान लो r लिख रहा हूँ, को डोमेन r लिख रहा हूँ दोनों में, तो ये कोडोमेन ये भी सेम हो गया और डोमेन भी सेम हो गया और फंक्शन भी क्या आ गया, सेम आ गया। तो हम क्या बोलेंगे इसे, आइडेंटिकल फंक्शन। जैसे कुछ कुछ एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, जैसे ये आइडेंटिकल है या नहीं। एफ एक्स इक्वल टू मैं बात कर रहा हूँ ln(x²) और दूसरे जी एक्स में बात करता हूँ एफ एक्स इक्वल टू 2ln(x). अब देखो यहाँ पर ln के अंदर x² है, ln का मतलब क्या है, log x² बेस में e। अब देखो ये वाला x² जो है हम यहाँ पर पॉजिटिव रखने की बात करते हो, तो यहाँ से हम जब देखेंगे x बिलोंग्स टू जो आ जाएगा वो ऑल रियल नंबर रख सकते हैं एक्सेप्ट 0। ठीक है ना, इसका डोमेन देखिए तो। और लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसमें, इस पोर्शन में मैं x जो है निगेटिव नहीं रख सकता, यहाँ x ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। तो क्या ये दोनों सेम हुआ, नहीं हुआ, तो ये नॉन आइडेंटिकल फंक्शन हो जाएंगे, नॉन आइडेंटिकल फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है ना, अब जैसे कुछ और छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 10x ले लेता हूँ, और जी एक्स इक्वल टू लिख लेंगे तो 1/cot x। दिखने में दोनों सेम लग रहा है, 1/cot x को हम क्या लिख देते हैं, फट से हम 10x लिख देते हैं, लिखते हैं ना, लेकिन नहीं, सावधान, थोड़ा ध्यान रखना है। 10x जैसे ही हम लिखते हैं तो 10x का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या होता है 2n+1 π/2 हटाते हैं। अब यहाँ कॉट लिखा हूँ तो सिंप्लीफिकेशन तो बाद में करेंगे, पहले कॉट लिखा हुआ है, कॉट डिफाइंड तो होना चाहिए, तो ये लिखेंगे r-n π, ये लिखते हैं r-n π, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये तो बात अलग है कि बाद में क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको सिंप्लीफाई करके ये तो बनेगा 10x, उसमें फिर से और ये कुछ पार्ट हटेंगे, लेकिन यहाँ शुरुआत में ही n π वाला पार्ट हट गया, यहाँ पर नहीं हटा है वो n π वाला पार्ट, दोनों का डोमेन ही डिफरेंट है, ये नॉन आइडेंटिकल बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ें हो गई इक्वल और नॉन आइडेंटिकल फंक्शंस के बारे में। ठीक है ना, उसके बाद आते हैं होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन क्या है, ठीक है ना, होमोजीनियस फंक्शन के बारे में अगर समझे तो होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है, अ फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस विथ रिस्पेक्ट टू एनी सेट ऑफ वेरिएबल्स व्हेन ईच ऑफ इट्स टर्म ऑफ द सेम डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू दोज वेरिएबल्स। देखो ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशंस हुए, कुछ बेसिक्स आसान लैंग्वेज में हम समझते हैं क्या है। आसान लैंग्वेज में यही है कि अगर मान लो कोई भी फंक्शन f ऑफ x, y ऐसे लिखा गया है, मान लो x² + xy + y² लिखा है मान लो, ठीक है ना,
मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ जो वेरिएबल्स एक्स स्क्वायर है, इस पर डिग्री कितना है 2 है, यहाँ पर x इंटू वाई है, मतलब दोनों पे डिग्री 1 और 1 है, दोनों पे एडिशन करने पे 2 बन रहा है, यहाँ भी 2, मतलब सारे जो वेरिएबल्स में बन रहे हैं सब इस टर्म्स में जो है क्या होना चाहिए, सबका डिग्री जो होना चाहिए सेम होना चाहिए विथ ऑल द वेरिएबल्स रेस्पेक्ट में। या दूसरे लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो अगर इसको चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, x को tx से रिप्लेस करूँगा और y को ty से रिप्लेस कर दूंगा साथ में। और अगर f ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई जो रखने पे ये ऐसा आ जाए t की पावर n f ऑफ x कॉमा वाई आ जाए, t की पावर n अलग से मैं बाहर निकाल सकूं, इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा कि वो जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन है। जैसे आप चेक करते हैं क्या ये जो लिखा हूँ क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगा f ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई, तो यहाँ पर x की जगह टी एक्स से रिप्लेस करेंगे, ये हो जाएगा टी एक्स इंटू टी वाई प्लस टी वाई का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी टी स्क्वायर एक्स वाई प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, टी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया, तो यहाँ पर से हम देख सकते हैं टी स्क्वायर और ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बन गया, मतलब एन की वैल्यू 2 आई, तो डिग्री ऑफ होमोजिनिटी जो होता है ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। डिग्री ऑफ होमोजिनिटी क्या आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं फंक्शंस पे, जैसे वो है फंक्शन बाउंडेड फंक्शन। अब बाउंडेड फंक्शन क्या है, बाउंडेड फंक्शन मतलब क्या है कि जिसका रेंज जो है पर्टिकुलर डिफाइंड, मतलब पर्टिकुलर रेंज में ही हो। अब ऐसा नहीं कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पार्ट को हम बोलेंगे बाउंडेड, अरे बाउंडेड मतलब बाउंड्री फिक्स हो जिसका, जैसे 1 से 5 रेंज आ गया, 1 से 1000 वाले को भी बोलेंगे बाउंडेड, समझ रहे हो, मतलब बाउंडेड। अब यहाँ पर मैथमेटिकल समझ लेते हैं कि जिसका देखो ना ये मॉड ऑफ एफ एक्स जो है लेस देन इक्वल टू 1। अब मान लो मैं साइन एक्स लिख रहा हूँ, क्या ये बाउंडेड है या नहीं, साइन एक्स का रेंज क्या होता है -1 से 1, बिल्कुल बाउंडेड है। अगर यहाँ 1000 साइन एक्स लिख लूँ तो क्या दिक्कत है, 1000 साइन एक्स होगा -1000 से 1000 तक में आएगा, बाउंडेड है, बाउंडेड तो दोनों बाउंडेड डिफाइंड है। अब किसी फंक्शन को लिख रहा हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इसका अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा क्या 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। अब 0 से इन्फिनिटी हुआ, एक बाउंड्री तो फिक्स है लेकिन अपर बाउंड्री इन्फिनिटी, इन्फाइनाइट का मतलब क्या हुआ, अब जितना नंबर आप सोचोगे, मान लो मैंने कोई नंबर सोचा उससे एक बड़ा ऑलवेज एक नंबर पॉसिबल हो सकता है, तो इसका कोई अपर बाउंड्री फिक्स नहीं हो रहा है, इसलिए ये अनबाउंडेड होगा, ठीक है ना। अनबाउंडेड फंक्शन होते हैं ये सारे, जिसके बाउंड्री फिक्स होते हैं वो बाउंडेड। अब किसी का आया ऐसे टाइप में, मान लो -1 से 2, तो ये भी बाउंडेड है, बाउंडेड तो है ना, माइनस इन्फिनिटी तो नहीं है ना, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हो जाती है अपने पास बाउंडेड फंक्शन का, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में थोड़ा समझते हैं। कुछ नहीं है, बेसिक सा टर्मोलॉजी समझना है कि क्या है ये इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है। किसी फंक्शन को अगर मैं एक्स वाई को साथ में लिख रहा हूँ, जैसे एक्स वाई इक्वल टू 1 लिख दिया, इस फॉर्म को हम जो बोलते हैं वो हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसी को मस्त ऐसे लिख दूँ y इक्वल टू 1/x, इसी फॉर्म को, ये एक्सप्लिसिट हो गया, एक्सप्लिसिट है ना, एक्सप्लिसिट फॉर्म। कुछ नहीं है, जहाँ पर हम y को इन टर्म्स ऑफ x लिखते हैं उसको एक्सप्लिसिट फॉर्म बोलते हैं, और जहाँ कंबाइंड है जैसे ऐसे लिख दूँ, सर्कल का इक्वेशन लिख दूँ y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस या 2x इक्वल टू ऐसे 5 लिख लूँ मान लो, है ना। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x सब एक साथ है, तो यहाँ ये कौन सा फॉर्म होगा, इम्प्लिसिट फॉर्म होगा, ठीक है ना। यहीं पर मैं y को इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स ऐसे करके लिख लूँगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट फॉर्म हो जाएगा। तो उतना कुछ नहीं है, बस टर्मोलॉजी अपने को समझना है कि क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम आएंगे एप्लीकेशन ऑफ फंक्शनल रूल पे, ठीक है ना। हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंक्शनल रूल। अब देखो इसके क्वेश्चन क्या करेंगे, हम क्वेश्चन से ही करेंगे। टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ फंक्शनल रूल, ठीक है ना। अब क्या है इस टाइप के क्वेश्चंस में समझेंगे, जैसे क्वेश्चन से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लिखता हूँ, दिया गया है f ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 दिया है, और यहाँ से f ऑफ 3 की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपने को समझना है कि ये दिया क्या है, f के अंदर जो है ये पार्ट इनपुट क्या जा रहा है, x प्लस 3। तो मैं ट्राई करूँगा
कि x+3 को कुछ अलग वेरिएबल में लिखने का, मैं क्या करूँगा, x+3 को मैं t रख दूँगा। तो यहाँ से मैं क्या t की वैल्यू, x की वैल्यू निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ t, तो ये जाएगा t-3। तो जैसे ही मैं x+3 को t रखा तो ये f ऑफ t इक्वल टू हो जाएगा क्या, x की जगह मैं रख दूँगा t-3 का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ t-3 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 प्लस 5t-15 प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी और ये 9 प्लस 1 10 माइनस 5 आ जाएगा। ये अपने पास फंक्शन आ गया, ये फंक्शन आ गया एफ ऑफ टी। अब एफ ऑफ टी आ गया मतलब एफ एक्स टाइप में आ गया। एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, टी की जगह एक्स रिप्लेस कर दो और क्या, ये बन सकता है। अब एफ ऑफ 3 पूछा गया है तो एफ ऑफ 3 हम क्या लिख लेंगे, ये 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस 5 हो जाएगा अपने पास 1। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम फंक्शन रूल के क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्या, क्वेश्चन ये है लेट एफ ऑफ एक्स बाई में एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 2 दिया है। तो अपने से एफ एक्स पूछ रहा है, फाइंड एफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस सवाल को देखेंगे हम कैसे, मैंने क्या बोला कि जो फंक्शन एफ के अंदर वाला पार्ट है उसको हम क्या एज्यूम करेंगे, टी। तो एक्स बाई में एक्स प्लस 1 को मैं टी एज्यूम करूँगा और यहाँ से एक्स निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ टी। तो ये क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू टी एक्स प्लस टी। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स कॉमन लिया तो ये 1 माइनस टी इक्वल टू हो जाएगा टी। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी बाई में 1 माइनस टी आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया, तो यहाँ पर मैंने क्या निकाल लिया, x निकाल लिया, x निकाल लिया, t माइनस 1 बाई टी आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब क्या रखेंगे, इसको रखे तो ये हो जाएगा f ऑफ t निकाल लिया और x की जगह पे ये क्या रख लूँगा, t बाई में 1 माइनस टी प्लस 2। एलसीएम ले लो यहाँ पे तो हो जाएगा 1, ये t प्लस 2 माइनस 2t बाई में 1 माइनस टी। तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस टी बाई में 1 माइनस टी अपना ये हो जाएगा एफ ऑफ टी। पूछा क्या है, फंक्शन एफ एक्स। सिंपल सा, टी की जगह आप क्या करेंगे, एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो 2 माइनस एक्स बाई में 1 माइनस एक्स। तो बच्चे समझ में आ रहा है आपको, तो अभी तक चीज़ें लग रही है, क्लियर हो रहा है आपको। अगर नहीं क्लियर हो रही हैं तो आप कमेंट आउट कर सकते हो, मेरे को रीच आउट कर सकते हो आप, अगर कोई दिक्कत हो तो। ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ फंक्शनल रूल में इसका एक बेहतरीन एग्जांपल करते हैं जो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस यही है अपने पास, एक फंक्शन दिया है, एक फंक्शन दिया है इफ़, क्वेश्चन है इफ़ एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स बाई में ए की पावर एक्स प्लस रूट ए वेर ए ग्रेटर देन 0, देन पूछा गया है फाइंड वन नंबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में बहुत ही खास बात है, सेकंड क्वेश्चन जो है ये है समीशन आर इक्वल टू 1 से 10 एफ ऑफ आर बाई 11 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना। देखेंगे ये क्या है क्वेश्चन में, समझना। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम निकाल लें, एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है ए की पावर एक्स बाई में ए की पावर एक्स प्लस रूट ए। तो क्या हम एफ ऑफ 1 माइनस एक्स नहीं निकाल सकते, एक्स की जगह पे क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ए की पावर 1 माइनस एक्स बाई में ए की पावर 1 माइनस एक्स प्लस रूट ए बन जाएगा, है ना। ये बन गया तो बच्चा लोग देखो क्या करेंगे, ए बाई में ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए बाई में ए की पावर एक्स प्लस रूट ए हो जाएगा, लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये बन जाएगा ए बाई में ए प्लस रूट ए इंटू ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स देखो ऐसे कटेगा, ए बाई में ए की पावर एक्स बाई में ए प्लस रूट ए इंटू ए की पावर एक्स बाई में ए की पावर एक्स, ये कैंसिल आउट करके ये सिंप्लीफाई ये आ जाएगा। अब मैं रूट ए से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट ए बाई में रूट ए प्लस ए की पावर एक्स बन जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। अब देखो एफ एक्स प्लस ये रहा एफ एक्स, ये रहा एफ एक्स और ये रहा एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, इन्हीं दोनों का सम करना था तो कर देते हैं। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स जो है ये हो जाएगा ए की पावर एक्स बाई में रूट एक्स, आगे पहले लिख लेता हूँ है ना, रूट ए प्लस ए की पावर एक्स प्लस ये हो जाएगा रूट ए प्लस बाई में रूट ऑफ ए प्लस ए की पावर एक्स। एलसीएम सेम है
तो ये हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस रूट ए, नीचे भी यही बन जाएगा रूट ए प्लस ए की पावर एक्स, कट के क्या बन गया 1 बन गया। तो खास बात इसमें यही है। अब अपने को समझना है कि सेकंड क्वेश्चन में दिया क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखो r=1 मतलब f(1/11) से 10/11 की वैल्यूज़ पूछ रहा है समेसन में। तो वो जो समेसन का वैल्यूज़ है वो क्या है f(1/11) प्लस f(2/11) प्लस ऐसे डॉट 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 चलते चलते f(10/11) की वैल्यू। अपने को पता है क्या कि f(x) प्लस f(1 - x) जो है दोनों मिलके 1 बन रहा है, मतलब 1/11 और 10/11 पार्ट मिलके क्या बनाएगा 1 बनाएगा। फिर 2 और 9/11 फिर वो 1 बनाएगा। 3 एंड 8/11 फिर वो 1 बनाएगा। 4 एंड 7/11 वो 1 बनाएगा। और 5 एंड 6/11 वो 1 बनाएगा। टोटल मिलके कितना हो गया 5 हो गया। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस हो गया। इसके बाद एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस में करने के बाद और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिस पे आप गो थ्रू करोगे वो समझ में आएगा, नहीं आने पे आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं, ये रहा कुछ फंक्शनल रूल के क्वेश्चंस हो गए। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो हो गया अपना क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस आते हैं। तो क्या है, अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस बेस्ड ऑन जो है मैपिंग में अगर मैं बात करूं तो ये 1-1 फंक्शन होता है, या इसे हम इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। अब मिनी वन फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये 1-1 एंड मिनी वन फंक्शन है क्या, समझते हैं। इसका डेफिनेशन लिखा क्या है, लेट अ फंक्शन एफ फ्रॉम a to b is said to be 1-1 function or injective mapping if different element of a have different f image in b। मतलब अगर कोई एक एलिमेंट है उसका इमेज जो बनाएंगे वो एक ही इमेज बनना चाहिए। हमारी बात समझ में, मतलब किसी दो एलिमेंट का मैपिंग से समझो। जैसे मान लिया ये सेट ए है, यहाँ पे सेट ए है, ये सेट बी है अपने पास, और यहाँ पर मैं एलिमेंट देता हूँ 1 2 3 4, यहाँ ए बी सी डी ई। तो 1 का मैपिंग अगर ए के साथ हो गया तो 2 का ए के साथ नहीं करना है, 2 का ए के साथ नहीं करना है। मतलब ईच एलिमेंट का मैपिंग किसी अगले सेट में जो है एक ही एलिमेंट से होगा। 1 का अगर ए के साथ हो गया तो 2 का बी के साथ कर लो, या 3 का डी के साथ कर लो, 4 का ई के साथ कर लो, ठीक है ना। यही मैपिंग कर सकते हैं। अब हम इसको ऐसा नहीं कर देंगे, इस तरीके से करना गलत है कि 2 को भी ए के साथ ही मैपिंग करवा दिए। मतलब यहाँ पर ये बोलने का मतलब है कि अगर ये सन है, ये फादर है, ठीक है ना, तो एक फादर का एक ही बच्चा, एक फादर का एक ही सन हो सकता है। यही 1-1 फंक्शन है। मेनी वन आगे हम पढ़ेंगे, एक फादर का एक ही सन, समझे। तो एक एलिमेंट ऑफ सेट बी जो होगा उसका प्री इमेज एक यूनिक बनना चाहिए, ठीक है ना। एक प्री इमेज जो बनेगा वो यूनिक रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, क्या आगे देख सकते हो कि दस देयर एग्जिस्ट x1 एंड x2, कोई नंबर a बिलोंग से ले रहे हैं, एंड f(x1 f(x2) सेट b से ले रहे हैं। अगर f(x1 f(x2) को इक्वल कर रहे हैं हम, अब अगर f(x1 और f(x2) को इक्वल कर रहे हैं और यहाँ से x1 और x2 दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे 1-1 फंक्शन। अगर नहीं आया तो 1-1 फंक्शन नहीं होगा। या अगर दोनों इक्वल नहीं हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, f(x1 नॉट इक्वल टू f(x2)। जैसे एक लीनियर का छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि क्या वो 1-1 है, नहीं। ऐसे इस तरीके से फंडामेंटल ये चेकिंग का तरीका है अपने पास, हम देखते हैं। जैसे y मैं लिख दिया अपने पास x+2 लिख दिया, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, दो नंबर चूज़ करूँगा x1 एंड x2, यही f(x) है अपने पास बेसिकली। तो अब मैं क्या करूँगा, f(x1) लिखूँगा, f(x1) लिखूँगा तो क्या आएगा x1+2, f(x2) लिखूँगा तो ये क्या आएगा x2+2। अब मैं क्या बोलूँगा कि मैं चेक करूँगा f(x1 इक्वल टू f(x2) करेंगे, ठीक है ना। अगर इससे x1 इक्वल टू x2 दे दे तो हम क्या बोलेंगे, ये 1-1 फंक्शन है। तो देखते हैं क्या दे रहा है, f(x1 इक्वल टू f(x2) मतलब x1+2 इक्वल टू x2+2 आ रहा है। तो इसका मतलब 2 तो कैंसिल आउट हुआ, x1 इक्वल टू x2 बन गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये 1-1 फंक्शन हो गया। और इसको अगर मैं ग्राफिकल समझना चाहूँ तो किसी फंक्शन का, जैसे अगर ये फंक्शन है, ठीक है ना,
अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू समथिंग ड्रॉ किया c, इसके करस्पॉन्डिंग एक ही x आना चाहिए, 2x नहीं आने चाहिए। समझ रहे हो? मतलब प्री इमेज भी जो होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, एक फादर का एक ही सन हो सकता है। अभी तक हम वर्टिकल लाइन टेस्ट फंक्शन टेस्ट करने के लिए करते थे, लेकिन अब ये क्लासिफिकेशन मतलब वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव मैपिंग जो है इस तरीके से हम चेक करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आता है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन मतलब क्या है कि एक फादर के दो सन हो सकते हैं। जैसे मैपिंग के थ्रू फंक्शन में लिखा है फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी सेट टू बी मेनी वन फंक्शन इफ टू और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए, टू और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए जो है, जैसे यहाँ ए बी सी लिख रहा हूँ, हैव सेम एफ इमेज, ठीक है ना, हैव सेम एफ इमेज, 1 2 लिखता हूँ, तो ए का भी 1 के साथ हो जाए, बी का भी 1 के साथ हो जाए, सी का 2 के साथ हो जाए। मतलब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का मैपिंग जो है किसी सेट बी का एक ही एलिमेंट के साथ हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन या नॉट इंजेक्टिव। मतलब एक फादर के दो या दो से ज़्यादा सन हो जाएं तो हम क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन, है ना, बिगड़ फैमिली टाइप में, है ना। तो यहाँ पर ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो एक फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये 1 1 है या मेनी वन है। तो हम क्या करेंगे, x1 x2 दो नंबर चूज़ करेंगे, तो f ऑफ x1 हम क्या करेंगे, f ऑफ x2 को इक्वल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो क्या हम ये लिखेंगे x1 इक्वल टू x2 हो सकता है या x1 इक्वल टू माइनस x2 हो सकता है। दो वैल्यूज़ पॉसिबल हुए तो ये क्या बनेगा, मेनी वन। अब मेनी वन देख भी सकते हो आप, कैसे हम ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ये हो जाएगा। अब कोई भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू सी कट करता हूँ तो y इक्वल टू सी पे दो वैल्यूज़ आ रहे हैं, क्या क्या, x1 x2, मतलब एक y जो है x1 x2 पे भी c देगा, x1 पे भी c देगा और x2 पे भी c देने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं कि मेनी वन कौन सा है। कोई भी ग्राफ दिया रहेगा, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन कोई ड्रॉ करते हैं तो एक x अगर आता है तो हम क्या बोलेंगे, 1 1 है, ठीक है ना। अगर एक से ज़्यादा बार कट करता है, दो या दो, 3 बार, 4 बार, 5 बार कट करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। एक फादर के, सिंपल सा याद रखना, एक फादर के दो या दो से ज़्यादा सन हुए तो हम क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, मेनी वन या नॉट इंजेक्टिव, ठीक है ना। ये बेस्ड था वो एक्स पे, ठीक है ना। अब बेस्ड ऑन हम रेंज निकालते हैं, बेस्ड ऑन कोडोमेन जो है उस पर हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जिसे हम ऑन टू और इन टू बोलते हैं। ऑन टू इन टू क्या है, सिंपल सा समझेंगे कि अगर कोई फंक्शन f सच दैट ए टू बी है, f सच दैट ए टू बी है, सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ b जो कोडोमेन है इज द f इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द a, ठीक है ना। या दूसरे लैंग्वेज में अगर मैं समझना चाहूँ तो क्या है कि जिस फंक्शन का रेंज एंड कोडोमेन इक्वल हो जाए, जिस फंक्शन का रेंज एंड कोडोमेन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सिंपल सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, मैथमेटिकल लैंग्वेज ऑलवेज कन्फ्यूजिंग होते हैं, उसको क्लियर लैंग्वेज में हम समझेंगे क्या, बहुत आसान तरीके से, कि जिस फंक्शन का रेंज एंड कोडोमेन सेम हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेनी वन। तो वो सब था, हम डोमेन कोडोमेन पे बेस्ड है तो ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। जैसे एक फंक्शन में लिखता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिख दिया, ठीक है ना, और इसका ऐसे लिखता हूँ एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है ना। और ए जो दिया है ये आर दिया हुआ है, ये भी आर दिया है, मतलब एफ सच दैट आर टू आर जा रहा है। और एफ एक्स लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, एक्स। तो हमें पता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखा है तो इसका रेंज जो होगा ये आर होगा, तो ये ऑल रियल नंबर होगा, कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर, रेंज भी ऑल रियल नंबर, कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ वह ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। इसको मैपिंग से समझेंगे तो समझो क्या है मैपिंग से। जैसे मान लो ये हो गया 1 2 3 ले लिया, यहाँ पर ए बी सी ले लिया। पहले फंक्शन हम बनाते थे तो सेट बी के एलिमेंट्स छूटे या नहीं छूटे मतलब नहीं होता था, लेकिन सेट ए का सारा एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए था। अब क्या है, ऑन टू फंक्शन में सारा एलिमेंट सेट बी का भी मैप्ड होना चाहिए। तो अगर ए 1 का ए के साथ है, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, तभी इसे हम ऑन टू बोलेंगे। अगर ऐसा हो गया, जैसे मान लो ये दिया है
यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ ए का 1 के साथ, बी का 2 और सी का 4 के साथ ये एलिमेंट छूट गया ना। ये एलिमेंट जैसे ही छूटा, अगर एलिमेंट छूट गया इसका मतलब यहाँ पर तो देखो, यहाँ रेंज जो अगर मैं बात करता तो वो क्या आता है, ए बी सी। यहाँ पर रेंज बात करूँ तो 1 2 4 है। अब कोडोमेन बात करूँ तो 1 2 3 4, क्या दोनों सेम है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू। ठीक है, नॉट ऑन टू को हम आगे पढ़ेंगे, इनटू पढ़ते हैं। ठीक है ना, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वो इनटू होगा, जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो मेनी वन होगा। ठीक है ना, बस इतना ही चीज़ें था ये 1 1 और मेनी वन देखने का। ठीक है ना, तो कुछ चीज़ें और भी अपने को समझना है कि ऑन 1 1 कैसे देखते हैं। तो एक थोड़ा सा बेसिक्स डिफ्रेंसिएशन की हेल्प से, कि जो फंक्शन, जिस फंक्शन का एफ डैश एक्स आइदर पॉजिटिव हो जाए, है ना, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन जो बात करता हूँ, इंक्रीजिंग फंक्शन जो होंगे, ठीक है ना, वो ऑलवेज 1 1 होंगे, या डिक्रीजिंग फंक्शन जो होंगे ना, ये भी ऑलवेज 1 1 होते हैं। जैसे डिफ्रेंसिएशन के थ्रू से मैं कर सकता हूँ। ठीक है ना, वो आगे ही चल के देखेंगे, अभी बेसिक सी चीज़ें अपने को समझना है कि 1 1 फंक्शन और मेनी वन फंक्शन हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है ना, तो इतना सारा था। यूजिंग ग्राफिकल भी हमने देखा, यूज ग्राफ से हम कैसे करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे अगर ग्राफ को कोई भी y इक्वल टू सी लाइन हमने ड्रॉ किया और ग्राफ जो है उससे एक x की वैल्यूज़ दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उसे, वो 1 1 होगा। और एक से ज़्यादा x की वैल्यूज़ देगा कोई भी y पे, तो हम क्या बोलेंगे उसे, मेनी वन फंक्शन। ठीक है ना, मेनी वन फंक्शन। अब देखो इसमें कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ आता है। डिफरेंट टाइप क्या, कि जैसे एक बोलते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है ना, बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन है जो क्या हो, 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो। ठीक है ना, 1 1 एंड ऑन टू, या इंजेक्टिव एंड ऑन टू हम बोलते हैं। ठीक है ना, ऑन टू फंक्शन को हम समटाइम्स सर्जेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव मैपिंग। तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए, क्या, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव मतलब, इंजेक्टिव मतलब 1 1 एंड सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। इंजेक्टिव लिख लेंगे ऐसे, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, इसका मतलब क्या हो गया, 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है ना, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। ये क्या हो गया, इंजेक्टिव है मतलब 1 1 है, एंड क्या है, नॉट सर्जेक्टिव मतलब इनटू है। ठीक है ना, फिर सर्जेक्टिव एंड नॉट इंजेक्टिव मतलब ऑन टू है एंड मेनी वन है। ठीक है, नॉट सर्जेक्टिव एंड नॉट सर्जेक्टिव नॉर, नाइदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव, हम इसे क्या बोलेंगे, इनटू एंड मेनी वन, इस्ट मेनी वन। ठीक है ना, तो 1 1 एंड ऑन टू पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। ठीक है ना, ये याद रखना है अपने को, डिफरेंट टाइप ऑफ नेमिंग से ध्यान रखना है अपने को। क्लियर है चीज़ें, है ना, तो ये हो गया पार्ट, क्लियर है। अब कुछ कुछ ग्राफ से भी हम देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स बेसिक्स हम फटाफट देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, एफ सच दैट 0 से इन्फिनिटी, ठीक है ना, टू 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो बनाना है वो 0 से इन्फिनिटी के लिए बनाना है। ये पोर्शन जैसे मैं प्लॉट करूँगा ये बन जाएगा। ठीक है ना, और इससे ग्राफ से देखने में ये समझ में आ रहा है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ग्राफ से देख रहे हैं कि y का वेरिएशन इसमें यहाँ 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो जो रेंज आएगा, रेंज जो आएगा वो क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी ही आएगा। और कोडोमेन भी क्या है, वही है। तो रेंज एंड कोडोमेन दोनों क्या है, इक्वल हो गया। तो जब भी रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए तो हम क्या बोलेंगे उसे, ऑन टू, ऑन टू। ठीक है ना, और डोमेन जो है 0 से इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर हम ये देखने के लिए 1 1 है या मेनी वन है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू समथिंग ड्रॉ करेंगे
तो एक के करस्पॉन्डिंग एक ही एक्स मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये 1 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब कुछ और भी एग्जांपल, जैसे एक और ग्राफ का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे हो गया अपने पास एक ग्राफ है, जी एक्स इक्वल टू लिख दिया मैं ई की पावर माइनस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो एंड माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस दैन ज़ीरो के लिए, ठीक है ना। ये फंक्शन है और जी एक्स जो जी डिफाइंड है ये ऐसे है, जी सच दैट आर टू ये है माइनस इन्फिनिटी से वन एक्सेप्ट ज़ीरो, ये डिफाइंड है। क्वेश्चन ये है अपने पास, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये रहा डोमेन है आर, ठीक है ना, ये को डोमेन दे दिया है। तो जब को डोमेन ये सब दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहले ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिकल करना आसान होता है, ठीक है ना। ई की पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ हम बनाएंगे, किसके लिए, ई की पावर माइनस एक्स इस तरीके से बनेगा, लेकिन एक्स ग्रेटर दैन जीरो के लिए बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। ये हो गया। और माइनस एक्स स्क्वायर बनाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा, यहाँ सॉलिड। अब यहाँ देख के अपने को क्या दिख रहा है कि कोई भी लाइन में इधर प्लॉट ड्रॉ करूँ, इधर ड्रॉ करूँ, इधर ड्रॉ करूँ, इधर ड्रॉ करूँ, एक ही एक्स देगा, इसके करस्पॉन्डिंग एक ही एक्स, ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका रेंज देखते हैं, तो रेंज जो है यहाँ से इस पार्ट से यहाँ तक ये पूरा वेरी कर रहा है, लेकिन ये जीरो का भी नहीं आ रहा है। इसका मैं रेंज की अगर मैं बात करूँ तो रेंज जो हो जाएगा, रेंज दिया क्या है, रेंज है ये 1 था, तो अपना क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो ओपन यूनियन ज़ीरो से 1 है। इसी को तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, इस तरीके से। तो रेंज और कोडोमेन क्या आ गया, ये ऑन टू हो जाएगा, दोनों इक्वल है तो 1 1 ऑन टू, या हम इसको बोल सकते हैं बाइजेक्टिव, ठीक है ना। इस तरीके से भी क्वेश्चंस को हम इजीली तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 1 1 ये फंक्शंस हो गया, 1 1 मिनी 1 फंक्शंस देखने के लिए, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें रहेंगी जो हम आगे देखेंगे। तो इतना, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई है। कुछ चीज़ों में डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है ना, मुझ तक रीच कर सकते हो आप। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें समझ में आई, और इसी तरीके से हम धीरे धीरे अपनी आप को इम्प्रूव करते रहेंगे, कुछ कुछ कंसेप्ट को फिर से और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, और एक जे में बेहतर रिजल्ट देने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो एट लास्ट यही बोलना चाहता हूँ, अपनी चीज़ें शेयर करो, पूछो मुझसे, कोई दिक्कत हो एनी टाइम आप पूछ सकते हो।